इतिहास को अगर हम लोग देखें या साहित्य को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश में जितना साहित्य लिखा गया, रचा गया, इतिहास लेखन का जितना कार्य किया गया, वो पूरा का पूरा अपर कास्ट या अपर क्लास के द्वारा किया गया। और उसमें बहुत क्लियर कट था कि उन्होंने अपने क्लास के, कास्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। अपर कास्ट ने अपने हिसाब से इतिहास को लिखा और मार्जिनलाइज सेक्शन, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो या ओबीसी सेक्शन हो, उसको एक तरीके से इग्नोर किया गया। लिहाजा ऐसे में ये हमारे लोगों की और हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने समाज को उसका वापस, जो हमने समाज से लिया है, उसे वापस पे बैक टू द सोसाइटी करें। और जो इतिहास एज ए प्रोफेसर के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम उन्हें उनका एक्चुअल जो इतिहास है वो लेकर के आए। देखिए, संविधान पर बहुत सारा काम हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि संविधान सभा के ऊपर और उसमें भी तमाम तबके, क्योंकि हमने देखा कि संविधान के बनने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत आसान नहीं थी। बहुत लंबे लड़ाई के बाद हमारे पुरखे वहां तक पहुंचे थे, चाहे वो एससी समाज के हों, एसटी समाज के लोग हों या बाकी समाज के लोग हों। तो उन्होंने जो जद्दोजहद वहां की थी, उस जद्दोजहद को हम सामने लेकर के आते हैं। देखिए, हमने देखा कि बाबा साहब और बाकी के तबके के लोग, उनके नंबर्स बहुत कम है, या आदिवासी समाज से जो लोग आ रहे हैं उनके भी नंबर्स बहुत कम है, संख्या में बहुत कम थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो लड़ाई वहां लड़ी, वो ऐसी लड़ाई थी जिसको कि कभी सामने नहीं लाया गया। ऐसे में मेरा यह प्रयास है कि हम आदिवासियों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई उसको सामने लेकर के आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज की तारीख में पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि आदिवासियों की जमीनें लगातार छीनी जा रही है, और उसको लेकर के एक बड़ी जो है बहस हम आज के दौर में भी देखते हैं। संविधान सभा का ड्राफ्ट में जब चर्चा चल रही थी, तब ये बात कही जा रही थी कि आदिवासियों की जमीनों को मौलिक अधिकारों में डाला जाए ताकि उनकी जमीनों को कोई छीन ना सके। लेकिन क्योंकि वहां पर बहुमत नहीं था और उसका नतीजा ये निकला कि चीजें जो है उस हिसाब से नहीं हो पाई, और आज आदिवासियों की जमीनों को अलग अलग तरीके से छीना जा रहा है। और इसी तरीके से लोकतंत्र को लेकर के बड़ी लंबी बहस है। लोकतंत्र इस देश में आप अगर देखेंगे तो इस देश का जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी तबका है, वो लोग थे जो इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का काम कर रहे थे। लोकतंत्र की जड़ें इन समाजों के पास रही, इनकी सामाजिक व्यवस्था में वो चीजें थी, इनके सामाजिक मूल्यों में वो जड़ें हैं जिन्होंने लोकतंत्र को आज तक बनाए रखा, आज तक उसको और आगे बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक से एक आप देखेंगे, संविधान सभा के भीतर के बैठक जयपाल सिंह मुंडा एक बात कह रहे हैं। जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया तब कहा गया कि ये लोकतंत्र है, हमें इसको लेकर के आगे चलना है। तब संविधान सभा में जयपाल सिंह कहते हैं कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते, और वो इसलिए क्योंकि लोकतंत्र उनके यहाँ पहले से मौजूद है। उनके यहाँ राजा तक जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए। इस देश में जो गणतांत्रिक व्यवस्था जिसकी हम कहते हैं 16 महाजनपदाज के टाइम से, गौतम बुद्ध के दौर से भी आप देखेंगे तो वो जो जनपद थे, जो गणराज्य थे, वो भी उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा थे। ऐसे में आप हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको हमसे लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। और इस देश में अगर लोकतंत्र को कोई खत्म करने का कोशिश कर रही है तो वो आर्यों की फौज है। तो इसलिए संविधान सभा की चर्चाओं को, संविधान सभा की बहसों को सामने लाना हमारे लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी है, और उस तबके के लिए जिन्होंने इस देश को यहां तक पहुंचाया, जिसने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती दी, और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो संविधान को बचाएंगे और आगे लेकर के जाएंगे और उस सपने को पूरा करेंगे जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था, बाबा साहब ने देखा, जयपाल सिंह मुंडा ने देखा, देवेंद्रनाथ सामंत या जेजेएम निकोलस रॉय ने देखा। उस सपने को वो लोग जो है आगे लेकर के जाने की कोशिश करें, और उसी कड़ी में ये किताब जो है आपके सामने हाजिर है। एक और चीज, अक्सर ये बात कही जाती है कि जो है संविधान के बनने की प्रोसेस जो है वो 1946 में पूरी शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे उससे पहले भी आप देखेंगे तो हमारे देश के तमाम नायक जो खास करके आप देखेंगे तो उन्होंने पहले 1895 में संविधान का एक अलग ड्राफ्ट जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ये कह सकते हैं कि शुरुआती ड्राफ्ट उस दौर में दिया गया था। उसके बाद 1925 में एक ड्राफ्ट आता है,
फिर 1928 में एक ड्राफ्ट आया नेहरू रिपोर्ट के नाम से। तो अलग अलग रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो ये संविधान की पूर्व पीठिका थी, जिसने कि हमारे संविधान को मुकम्मल रूप देने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। एक और चीज जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो है कि आज जिस तरीके से जमीनों को छीना जा रहा है, खास करके आपने देखा होगा कि एसटी एससी को लेकर के कहा जाता है कि उनकी जमीनें नॉन ट्रांसफरेबल है, वो किसी और को नहीं ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कानूनों में हेरफेर करके उनकी जमीनों को अलग अलग तरीके से छीनने की कोशिश हो रही है। कहीं एसईजेड के नाम पर छीना जा रहा है, कहीं नगर पालिका बना करके जमीनें छीनी जा रही है। संविधान सभा में ये बहुत लंबी बहस थी जब ये बात कही गई थी कि इनको जमीनों का मालिकाना हक जो है मौलिक अधिकार के तहत अगर हम सुरक्षित करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के पास एक हक रहेगा, एक सुरक्षा रहेगी। और उस सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश बाबा साहब से लेकर के जयपाल सिंह मुंडा से लेकर तमाम हमारे नायकों ने की थी। एक और बात जिसको लेकर एक मिथ है जो लगातार आज की तारीख में चलता है, और वो मिथ था आरक्षण को लेकर के। आरक्षण को लेकर के एक बात अक्सर कही गई कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन संविधान सभा की बहस में एक बात बहुत क्लियर थी कि 10 साल का मामला जो है पहले तो आता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, कि ये रिप्रेजेंटेशन का मामला होगा विधानसभाओं लोकसभाओं में। लेकिन उसमें एक कंडीशन और डाली गई थी, और यह कंडीशन ये थी कि अगर जब तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं हो जाता है, हर 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाता रहेगा, और इसको अगर जरूरत होगी तो इसे आगे बढ़ाया जाता रहेगा। अगर जरूरतें नहीं होंगी और उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरा हो जाता है, जैसी उनकी स्थिति है वो बाकी समाज के बराबर आ जाती है, तब हम जाकर के इस रिजर्वेशन को खत्म किया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन समाज के बीच में फैलाई गई कि ये तो केवल 10 साल के लिए था और इसको अब खत्म हो जाना चाहिए था, जबकि संविधान सभा की बहसों में बहुत क्लियर कट ये बात कही गई थी कि सिर्फ 10 साल हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हर 10 साल बाद रिव्यू करने के बाद जब तक दोनों समाज, चाहे वो एसटी एससी ओबीसी और बाकी तबके के लोग हों, जब तक ये गैर बराबरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये जारी रहेगा। और उसे बहुत पॉजिटिव नोट के साथ जो है देखा गया था। ये तमाम तरीके की चीजें थी जिसको देखे जाने की जरूरत थी। एक चीज जिसको यहां समझा जाना चाहिए वो है अनुसूची 5 और 6 का मसला। खास करके आदिवासी इलाकों में 2 तरीके की चीजें जमीन को और बाकी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाई गई थी। उसमें एक थी सेंट्रल इंडिया में अनुसूची 5, जहां आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक देने के साथ साथ कुछ कुछ उनको जो है एग्जीक्यूटिव राइट्स भी दिए गए थे। इसी तरीके से अनुसूची 6 जो पूर्व उत्तर भारत में लागू हो रही थी, उसको भी प्रोटेक्शन करने के लिए तमाम तरीके की चीजें लागू की गई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में लगातार दोनों अनुसूचियों पर हमला हो रहा है, और वो अनुसूचियों पर हमला दरअसल किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज की तारीख में आप देखेंगे आदिवासी इलाकों में आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम पर जमीनें छीनी जा रही है। आप पिछले दिनों एक जिक्र आया होगा केन बेतवा के नाम से एक नदियों को लिंक करने का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 2 नदी केन और बेतवा को एक लिंक करने की कोशिश हो रही है। नदियों को लिंक करने में परेशानी नहीं है, परेशानी इस बात में है कि जिन लोगों को वहां से विस्थापित किया जा रहा है, उस विस्थापन की उस विस्थापन के जो शिकार है, उनको आप किस तरीके से कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उन तबकों को जो है उन तबकों को बिल्कुल भी उनकी बात को नहीं सुना गया। आपने देखा होगा जबरिया पुलिस ने उनके आंदोलन को खत्म कर दिया। पता चलेगा कि जो वर्षों से जो लोग जहां रह रहे थे 20-20, 25-25 हजार का मुआवजा देकर के उनके घर खाली कर दिए गए। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार केन बेतवा में हुआ। आप देखेंगे केन बेतवा के अलावा बाकी जगहों पर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आप टाइगर रिजर्व के नाम पर राजस्थान में, आपके मध्य प्रदेश में 110, अकेले राजस्थान में 110 गांवों को खाली करने का नोटिस दिया गया, जबकि ये इलाका प्रोटेक्टेड लैंड है। आपका मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के नाम पर लिया जा रहा है, सफारी पार्क के नाम पर सरदार पटेल साहब का स्टैच्यू बनाया गया, लेकिन वो जिस इलाके में बनाया गया वो भी संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया था, अनुसूची 5 का इलाका था, लेकिन वहां पर भी आदिवासियों को जमीनें खाली करा करके
और वो जो है हिस्सा जो है एक पार्क के तौर पर डेवलप कर दिया गया। तो पूरे देश में जो जमीनों को बचाने की बात आती है, चाहे संवैधानिक हकों को बचाने की बात हो, चाहे वो रिजर्वेशन को बचाने की बात हो, वो तमाम चीजें हमारे देश की संविधान सभा की बैठकों में ये तमाम बहसें हुई और उन बहसों को मैं अपनी इस किताब के माध्यम से आपके सामने लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूं। जी सर, संविधान सभा में आदिवासियों का इतना बड़ा योगदान रहा, जैसे आपने भी बताया, तो इसको मिटाने की या इसको छुपाने की क्यों कोशिश की गई? देखिए, एक चीज ये समझ लीजिए कि जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय तक बाबा साहब के योगदान को भी कभी भी पब्लिक में नहीं आने दिया गया। एक डोमिनेंट फोर्स हमेशा काम करती रही इन मार्जिनलाइज सेक्शंस के खिलाफ। उन्होंने कभी भी बाबा साहब के योगदान को, चाहे उनकी राइटिंग्स हो, चाहे बाकी चीजें हो, आप तमाम चीजों को देखेंगे तो वो नहीं आई। लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद, बहुत लंबे संघर्ष के बाद मानवर साहब ने जो है बाबा साहब को एक तरीके से समझिए कि वो एकदम खींच करके ऊपर लाते हैं और पब्लिक के डिस्कोर्स का हिस्सा बनाते हैं। और तब से हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब आज की तारीख में हर किसी की जबान पर हैं। उसी तरीके से आदिवासियों के केस में भी वही हुआ जो बाबा साहब के साथ हुआ 50 के और 60 और 70 और 80 के दशक तक। आदिवासियों के योगदान को भी जानबूझ करके भुलाने की कोशिश की गई और उसका बहुत सीधा सिंपल मसला है, क्योंकि जैसे ही आप दलित पिछड़े आदिवासियों के योगदान को सामने लेकर के आते हैं, जो कि एक्चुअल योगदान है, जो कि वास्तविक हिस्ट्री है, उसको जब आप सामने लेकर के आएंगे तो पता चलेगा कि जो लोग आज तक इतिहास पर कब्जा जमा करके बैठे हैं, जो संसाधनों पर कब्जा जमा करके बैठे हैं, जो सत्ता पर कब्जा जमा करके बैठे हैं, जिनका की योगदान भी नहीं है, वो मिथ उनका वस्ट होने की कोशिश, वो वस्ट हो जाता है, वो फूट जाता है वो गुब्बारा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, अक्सर हमें पढ़ाया गया, बताया गया कि 1857 की लड़ाई में जो है मंगल पांडे ने शुरू किया और पहला आजादी का लड़ाई था। लेकिन आप देखेंगे कि उससे भी कोई 80 साल पहले 1780 में आप देखेंगे तो पहली बार आदिवासियों की तरफ से लड़ाई लड़ी गई और तिलका मांझी उस लड़ाई को नेतृत्व करते बिहार के भागलपुर और उस पूरे के पूरे इलाके में। लेकिन उसे नहीं मान करके 1857 को आजादी की पहली लड़ाई कहा गया। देखिए, राजनीति में वर्चस्व है वो तो एक चीज है जो दिखता है, लेकिन खास करके पढ़ाई लिखाई में, किताबों में जो वर्चस्व है वो दरअसल क्या होता है कि स्कूल के लेवल पे ही डाल दिया गया। आपको ये फोर्स किया गया, आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम सब ने जो नारे लगाए उसमें एक भी बहुजन नायक नहीं है। वो नारे में हमारे नायक क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको सिलेबस का कभी हिस्सा बनाया ही नहीं गया। और इसीलिए आज की तारीख में आदिवासियों के साथ भी वो है कि उन्हें वो मुकाम नहीं हासिल है जो उनको होना चाहिए। और इसीलिए आज की तारीख में हमारी कोशिश ये है, आदिवासी इतिहासकारों की, आदिवासी विमर्शकारों की, साहित्यकारों की कोशिश ये है कि वो अपने समाज का इतिहास सामने लेकर के आए ताकि जो बहुजन यूनिटी है उसको भी मजबूत किया जा सके, ताकि सबको पता चल सके कि हमारा क्या इतिहास है। हमने भी बाबा साहब को एमए के दिनों में आकर के जाना, क्योंकि हमें भी ग्रेजुएशन में बाबा साहब को नहीं पढ़ाया गया, हमें भी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। तो वैसे ही जब देश से आदिवासी इतिहास सामने आएगा, वैसे ही इस समाज का इतिहास भी बाकी लोगों के पास पहुंचेगा। तो जो यूनिटी, जिस 85% की हम बात करते हैं, जिस बहुजन यूनिटी की हम लोग बात करते हैं, वो यूनिटी फिर से बनने लगेगी और मजबूती से बनने लगेगी। साथियों, ये जो पुस्तक है संविधान सभा में आदिवासी, हम सब लोग जानते हैं कि आज पूरे देश में संविधान पर किस तरीके का खतरा है। जब हमने देखा कि पिछले चुनाव से पहले हमने देखा कि इस देश के तमाम प्रगतिशील पार्टियों और तमाम प्रगतिशील लोग जो हैं, बाबा साहब के उस सपने को लेकर के आगे बढ़े थे जो उन्होंने लगभग 75 साल पहले देखा था। और वो सपना था संविधान का, जिसमें कि एक मुकम्मल भविष्य जो है हम सबके लिए सुनिश्चित किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज जो हम लोगों ने महसूस की उसमें यह था कि आदिवासियों की जो भूमिका है, उस भूमिका को अभी तक पिछले 75 सालों में बहुत नजरअंदाज करके देखा गया। और ये पुस्तक जो है उसी भूमिका को, उसी योगदान को हम सबके सामने ला करके रखती है। पहली बार था जब आदिवासी इतिहास को, खास करके जो औपनिवेशिक दौर का इतिहास था, अक्सर हमने देखा, आपने देखा होगा कि राष्ट्र निर्माताओं की सीरीजें जब चली,
अलग अलग लोगों ने जो इतिहास लिखा, हम अक्सर जो नेशनल टेलीविजन पे भी जो राष्ट्र निर्माताओं की तस्वीरें देखते हैं, उसमें आप देखते होंगे कभी भी एसटी एससी ओबीसी के लोग नहीं दिखते हैं। कभी आपको जो है ज्योतिबा फुले नहीं दिखेंगे। बाबा साहब अब पिछले कुछ सालों में दिखने लगे हैं, लेकिन मानवर साहब नहीं दिखेंगे आपको, और साहू जी महाराज आपको नहीं दिखेंगे, आपको और भी बहुत सारे लोग नहीं दिखेंगे, सावित्रीबाई फुले आपको नहीं नजर आएंगी। ऐसे में ये और आदिवासियों के साथ तो स्थिति और भी खराब थी। आदिवासियों को तो आप देखेंगे तो बिल्कुल भी एकदम एक सिरे से गायब कर दिया गया था। तो मेरी ये कोशिश थी कि हम जब देश बन रहा है, उस देश के बनने की प्रक्रिया में जो आदिवासियों का योगदान है, वो चाहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हो, चाहे यहाँ के सामंती शासन के खिलाफ में लड़ाइयां लड़ी हो, और इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश की गई हो, उस योगदान को मैं सामने लेकर के आया था। और उसका बहुत सिंपल मकसद था कि हम ये क्लेम कर सके, हम ये कह सके कि हाँ भाई, हम कोई एब्सेंट नहीं है इतिहास से। ये बात अलग है कि आपने दर्ज नहीं किया, लेकिन हम एब्सेंट नहीं है और हम उसमें मौजूद थे, और ये हमारे जो है सबूत है, आप इसको देख सकते हैं। उसी तरीके से संविधान को लेकर के भी जब अक्सर बात आती है, तो कुछ ही चुनिंदा नाम हमारे सामने बताए जाते हैं कि ये कुछ 4-5-6 लोग थे और इन्होंने ही सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है। संविधान को बनाने में मेरा यह कहना है कि आदिवासियों का भी योगदान था, और उसे इस देश को जानना चाहिए, क्योंकि आदिवासी इस देश की बुनियाद में है और डे वन से वो इस देश को बनाने वाले लोगों में शामिल है। वो नर्मदा नदी के किनारे जो शुरुआती बस्तियां मिली थी, इंसानी बस्तियां, वहां से लेकर के आज 2026 तक इस देश की बुनियाद में आदिवासी है, और वो इसको बनाने में और इसको बेहतर बनाने में और संविधान के दायरे में रह करके, संविधान में जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था, उस सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये किताब पिछली किताब की तरह और जो है पसंद की जाएगी।